Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I hope all of you are studying well and preparing well for your board exams. I wish you all the luck. So before we move on, I would like to do a small activity with you people. So today I am going to do meditation today. वो हम मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है तो उसके अंदर यूनिवर्स के अंदर हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस को स्प्रेड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम अपनी क्लास की जो शुरुआत है वो 5 मिनट्स के मेडिटेशन के साथ करने वाले हैं। सो फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स वी आर गोइंग टू डू मेडिटेशन एंड आप लोगों को उस मेडिटेशन को करना ताकि आप अच्छी हेल्थ को ले सकें। एंड वाइब्रेशंस वर्क करते हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे एटमॉस्फेयर को चार्ज करते हैं। तो पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम मेडिटेशन करेंगे एंड उसके बाद हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। So I request you all to sit back comfortably in a comfortable position. आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, बेड पे भी बैठ सकते हो, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो बैठ जाओ और अपने हैंड्स को ऐसे क्रॉस कर लो और क्रॉस करके कीप इट हियर एंड क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट फीलिंग द वाइब्रेशन। सो ठीक है, आप लोग अपनी अपनी आईज क्लोज करेंगे और हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। So I request you all, please close your eyes, sit back in a comfortable position and feel the vibration. So we all are inculcating positive vibrations from the universe. I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. The whole universe is filled with energy. The cosmos is filled with positivity. It is filled with good health. And it is filled with God's divinity. We all are cleaning our aura and absorbing the pure white form of energy. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी बॉडी और मेरी सोल दोनों ही चार्ज्ड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हम अपने अंदर ले रहे हैं and our aura is getting charged with that positivity. It is getting charged with God's divine energy. हम सब पूरे यूनिवर्स में गुड हेल्थ के मैसेज को वाइब्रेट कर रहे हैं। We all are
a vortex of miracles. We all are a vortex of miracles. We all are healthy beings. We all are absorbing God's divinity. हम सबके 7 चक्रास का बैलेंस हो रहा है. हमारे सारे के सारे चक्रास का बैलेंस हो रहा है. और हम अपने फोरहेड के सेंटर में एक प्योर डिवाइन वाइट लाइट एनर्जी को हम फील कर रहे हैं. हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों ही बहुत पावरफुल हैं. उस पावर को हम फील कर रहे हैं. और हम पूरे कॉस्मॉस में पॉजिटिविटी, डिविनिटी को वाइब्रेट कर रहे हैं. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. I am a peaceful soul. And my body is super healthy. My body is super healthy. And we are intaking this energy which is making our body fully charged. इस वाइट लाइट की एनर्जी को आपको फील करना है. और ये सोचना है कि मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ, एक स्वस्थ शरीर हूँ और हमारे मन, बुद्धि और आत्मा का बैलेंस हो रहा है. So our mind, body and soul is truly powerful. And we are completely healthy. बहुत आराम से इस हेल्थ की प्योर वाइब्रेशन को फील करते हुए धीरे धीरे हम अपनी आईज़ खोलेंगे और इमेजिन करेंगे कि हम सब हेल्दी बीइंग्स हैं और हम सब हेल्थ की वाइब्रेशन को रेडिएट करेंगे. गुड हेल्थ की वाइब्रेशंस को रेडिएट करते हुए धीरे धीरे गॉड की डिविनिटी को फील करते हुए वेरी वेरी स्लोली वी ऑल आर गोइंग टू ओपन आवर आईज.
आई होप आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगा होगा एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब अपने घर पे बैठ के ये मेडिटेशन रोज़ प्रैक्टिस करें बिकॉज वी नीड रियली गुड वाइब्रेशंस फॉर बीइंग हेल्दी, फॉर बीइंग डिवाइन। सो हम सब मिलकर गॉड से पॉजिटिविटी लेंगे और अपने ऑरा को चार्ज करेंगे। और अब हम अपनी क्लास 12th की ISC बोर्ड की पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मैं कोशिश करूँगी कि हर क्लास से पहले मैं 5 मिनट्स का मेडिटेशन आप सबके साथ करूँ। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जैसे कि हम करने वाले थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग, तो हम वो स्टार्ट करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ टॉपिक दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इसका टाइम पीरियड आप सबको पता है 1939 से लेकर 1945 तक। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसमें हमने पॉइंट नंबर D तक डिस्कस किया था ओपनिंग मूव्स के अंदर। आज हम पॉइंट नंबर E से डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई वाज फ्रांस डिफीटेड so quickly. So before we move on, I request you all कि अगर आपने बैकग्राउंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप बैकग्राउंड वाला वीडियो देखो। बैकग्राउंड वाला वीडियो देखने के बाद में, यानी कि बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो वीडियो है वो देखना। उसमें आपके इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस किए गए हैं 1933 से लेकर 1939 तक। आप जब वो वाला वीडियो देख लोगे तब उसके बाद आप पार्ट 1 देखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। पार्ट 1 के अंदर हमने ओपनिंग मूव्स डिस्कस किया है और ये ओपनिंग मूव्स वाली वीडियो का पार्ट 2 है। तो यानी कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सेकेंड वीडियो है। इसको आप प्लीज़ ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखना। तो ओपनिंग मूव्स क्या चीज़ होती है? ओपनिंग मूव्स में हम यही डिस्कस कर रहे थे अभी तक कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है उसको जब जैसे स्टार्ट हुई तो हिटलर ने, उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था दैट वाज पोलैंड इन्वेजन, कि पोलैंड का इन्वेजन हुआ, दैट इज योर पोलैंड डिफीटेड, कि पोलैंड का डिफीट कैसे हुआ। तो उसमें हमने पॉइंट नंबर 1 वो डिस्कस किया था। फिर पॉइंट नंबर 2 हमने डिस्कस किया था दी फोनी वॉर। तो फोनी वॉर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने उसमें डेनमार्क और हॉलैंड का इन्वेजन के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड के इन्वेजन को डिस्कस किया था और एंड में हमने डर्नकर्क इंसिडेंट को डिस्कस किया था। आज हम पॉइंट नंबर E से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको पहले वाला वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। सो हियर द पॉइंट इज व्हाई वाज फ्रांस डिफीटेड सो क्विकली। अब एक के बाद एक आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ओपनिंग मूव्स में हमने यही डिस्कस किया है कि हिटलर क्या कर रहा है, एक के बाद एक इन्वेजन कर रहे हैं आपके हिटलर। तो हिटलर ने किस तरीके से फ्रांस को भी डिफीट किया है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज फ्रांस डिफीटेड सो क्विकली। क्या रीजंस रहे कि फ्रांस इतनी जल्दी डिफीट हो गया? क्योंकि इससे प्रीवियस पॉइंट में हमने यही डिस्कस किया है, दैट इज कि फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के इन्वेजन को हमने डिस्कस किया है। सो क्या क्या रीजंस रहे फ्रांस के डिफीट होने के? नंबर 1, द फ्रेंच वर साइकोलॉजिकली अनप्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, कि यानी कि आपके जो फ्रेंचमैन थे वो अनप्रिपेयर्ड थे वॉर के लिए। ये पहला रीजन रहा उनके डिफीट का। दे वर साइकोलॉजिकली unprepared for the war. So French were psychologically unprepared for the war. वो war के लिए unprepared थे, इसलिए ये पहला रीजन रहा कि फ्रांस हार गए वॉर में। ठीक है,
देयर वर सीरियस मिलिट्री वीकनेसेस, बहुत सारी मिलिट्री वीकनेसेस भी रही है जिसकी वजह से फ्रांस का डिफीट हो पाया। अब देखते हैं वो क्या 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 मिलिट्री वीकनेसेस रही हैं। सो नंबर 1, फ्रांस हैड टू फेस द फुल वेट ऑफ एन अनडिवाइडेड जर्मन ऑफेंसिव। सो जो आपके फ्रांस है, वो फ्रांस को पूरा का पूरा फुल वेट ऑफ एन अनडिवाइडेड जर्मन ऑफेंसिव को फेस करना पड़ा। वेयर एज आपका 1914 में क्या हुआ था, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम पर जब जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया था, तब उसने इकट्ठे फ्रांस के ऊपर अटैक नहीं किया था। उस टाइम पे उसका जो कंसंट्रेशन था जर्मनी का, वो थोड़ा सा रशिया की तरफ भी टिल्टेड था, यानी कि 1914 में उन्होंने साथ ही साथ में रशिया के ऊपर भी अटैक कर रहे थे। तो इस वजह से उस टाइम पर इनको हराना थोड़ा डिफिकल्ट था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि फ्रांस के ऊपर पूरा वेट किसने डाल दिया, जर्मन ने। इस टाइम पर उन्होंने किसी और को, यानी कि बड़ी पावर को जैसे कि रशिया को अटैक नहीं किया, पूरा का पूरे फोर्स के साथ इन्होंने फ्रांस को ही अटैक किया। तो ये पहला रीजन रहा कि ये इनकी मिलिट्री वीकनेस रही कि फुल वेट ऑफ अनडिवाइडेड जर्मन ऑफेंसिव, कि पूरा का पूरा जर्मन फोर्स इकट्ठे फ्रांस के ऊपर अटैक करने लगा। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2, इट टॉक्स अबाउट द फ्रेंच हाई कमांड वाज कंटेंट टू सिट बिहाइंड द मैगिनॉट लाइन। अब जो आपका फ्रेंच हाई कमांड है वो कंटेंट था। कंटेंट का मतलब क्या, सैटिस्फाइड थे टू सिट बिहाइंड द मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन एक डिफेंस लाइन है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जो आपके फ्रेंच हाई कमांड था, फ्रेंच हाई कमांड कंटेंट थे, यानी कि वो सैटिस्फाइड थे मैगिनॉट लाइन के पीछे बैठने के लिए। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली द मैगिनॉट लाइन did not continue along the frontier between France and Belgium। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो आपकी मैगिनॉट लाइन होती है वो कंटिन्यू नहीं करती, did not continue along the frontier between France and Belgium। वो फ्रांस और बेल्जियम के फ्रंटियर पे वो मैगिनॉट लाइन कंटिन्यू नहीं करती। और साथ ही साथ पे जो आपके पीटीएन होते हैं उनको ये बिलीव होता है कि आर्डेनिस जो जगह है, जर्मन्स उसको कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, जर्मन्स आर्डेनिस वाली जगह को क्रॉस कर जाते हैं और वहीं से वो फ्रांस के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये मैगिनॉट लाइन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको लगा, फ्रेंच हाई कमांड को, कि वो मैगिनॉट लाइन के पीछे वो एकदम बिल्कुल सेफ बैठे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो दीज आर द टू मेन पॉइंट्स एंड वी गोना डिस्कस फर्दर व्हाट आर द फर्दर रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ फ्रांस। आई होप इतना समझ में आ गया है। सो एज वी आर डूइंग Why was France defeated so quickly? कि फ्रांस क्यों फटाफट से डिफीट हो गया, तो उस वाले पॉइंट्स को हम अब स्टडी करेंगे कि क्या रीजंस रहे। पहले हम 2 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो अनदर पॉइंट इज फ्रांस हैड एज मेनी टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स एज जर्मनी। तो कह रहे हैं कि फ्रांस के पास भी उतने ही टैंक्स थे और उतने ही आर्मर्ड व्हीकल्स थे जितने कि जर्मनी के पास थे। ठीक है, तो जितने टैंक्स और जितने आर्मर्ड व्हीकल्स जर्मनी के पास थे उतने ही फ्रांस के पास में थे। तो क्या रीजन रहा कि फ्रांस डिफीट हो गया, तो आगे लिखा है, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन कंप्लीटली मैकेनाइज्ड आर्मर्ड डिवीजन। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड, तो यानी कि सारे के सारे इकट्ठे होके कंसंट्रेट नहीं हुए इन अ कंप्लीटली मैकेनाइज्ड आर्मर्ड डिवीजन। आर्मर्ड डिवीजन में यानी कि जो आर्मामेंट्स का जो डिवीजन था
वो मैकेनाइज्ड वे में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अलाउइंग ग्रेटर स्पीड दे वर स्प्लिट अप सो दैट ईच इन्फेंट्री डिविजन हैड अ फ्यू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस आर्मामेंट्स को स्प्लिट अप कर दिया ताकि हर एक इन्फेंट्री डिवीजन के पास थोड़े थोड़े वेपन्स हों। लेकिन क्या हुआ, दिस स्लोड देम टू द स्पीड ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स। उन्होंने क्या किया, जो फ्रांस ने आपके क्या किया, जितने भी उनके पास में वेपन्स थे उन्होंने थोड़े इस इन्फेंट्री को दे दिए, थोड़े किसी और को दे दिए, थोड़े किसी और को दे दिए। तो उन्होंने क्या किया, आर्मामेंट्स का डिवीजन कर दिया। अब जब आर्मामेंट्स का डिवीजन किया, आर्मामेंट्स मतलब वेपन्स, जब वेपन्स का डिवीजन हो गया तो क्या हुआ, जो स्पीड ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो दिस स्लोड देम टू द स्पीड ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स। जब वेपन्स का डिवीजन हो गया तो मार्चिंग सोल्जर्स की स्पीड डिक्रीज हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक मेजर रीजन रहा कि वो जर्मनी से डिफीट हो गए। तो यहाँ पर आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि आर्मामेंट्स के डिवीजन ने फ्रांस के डिफीट पे एक मेजर रोल प्ले किया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाई वाज फ्रांस डिफीटेड सो क्विकली, तो मिलिट्री वाले पॉइंट के अंदर आप ये बताएंगे कि जो आर्मामेंट्स का जो डिवीजन रहा है वो इस तरीके से रहा कि जिसकी वजह से मार्चिंग सोल्जर्स की स्पीड स्लो हो गई। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द जर्मन डिविजन्स वर सपोर्टेड बाय कॉम्बैट प्लेन्स। अब जो जर्मन की डिविजन्स थी, यानी कि जो जर्मन आर्मी ने अपने सोल्जर्स को जो से इक्विपमेंट्स दिए थे, तो उनके पास में क्या था, वर सपोर्टेड बाय कॉम्बैट प्लेन्स। उनके पास में अच्छे क्वालिटी के क्या थे, कॉम्बैट प्लेन्स थे, विच वॉज निग्लेक्टेड बाय फ्रांस। कॉम्बैट प्लेन्स फ्रांस ने निग्लेक्ट किया और जर्मनी ने निग्लेक्ट नहीं किया। इसकी वजह से कॉम्बैट प्लेन्स जर्मनी के पास होने की वजह से जर्मनी जीत जाता है और आपके फ्रांस डिफीट हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए हैं। इसके बाद हम आगे के रीजंस डिस्कस करेंगे कि व्हाई वाज फ्रांस डिफीटेड सो क्विकली। So as we are discussing opening moves and we are discussing the point why was France defeated so quickly, कि क्या क्या reasons रहे कि फ्रांस quickly defeat हो गया। So the French generals made fatal mistakes। अभी तक हमने ये पढ़ा कि फ्रेंच आर्मी की सीरियस मिलिट्री वीकनेसेस रही हैं, लेकिन अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो फ्रेंच जनरल्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट की है। द फ्रेंच जनरल्स मेड फैटल मिस्टेक्स। उन्होंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है जिसकी वजह से फ्रांस का डिफीट हुआ है। सो नंबर 1, नो अटेम्प्ट वाज मेड टू हेल्प पोलैंड बाय अटैकिंग जर्मनी इन सितंबर 1939। सो हमने अपने ओपनिंग मूव्स के अंदर जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, ये हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस है, पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके अंदर आप देख लेना, हमने फर्स्ट पॉइंट पोलैंड डिफीट की बात की थी। तो क्या है कि नो अटेम्प्ट वाज मेड टू हेल्प पोलैंड बाय अटैकिंग जर्मनी इन सितंबर 1939। तो सितंबर 1939 में फ्रांस ने पोलैंड को बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया कि वो हेल्प करते, अटैक करते जर्मनी को इन सितंबर 1939 में, लेकिन फ्रांस ने उस टाइम पर पोलैंड को हेल्प नहीं किया। अब जब फ्रांस ने पोलैंड को हेल्प नहीं किया है तो क्या होगा कि ऑब्वियसली जब जर्मनी फ्रांस को अटैक करेगा तो फिर पोलैंड भी अब फ्रांस को हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए क्या हुआ, अगर वो पोलैंड को हेल्प करते जब जर्मनी पोलैंड के ऊपर अटैक कर रहा था, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता, क्योंकि तब पोलैंड उनका फ्रेंड बन जाता, और पोलैंड उनका फ्रेंड बन जाता तो फिर वो पोलैंड को हेल्प करता, मतलब पोलैंड फ्रांस को हेल्प करता
जब जर्मनी उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। बट इधर इनकी जो क्रिटिकल मिस्टेक रही वो ये रही कि इन्होंने जब पोलैंड के ऊपर अटैक किया जर्मनी ने, तब फ्रांस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आई होप यू रिमेम्बर दिस इन एक्शन, जो कोई एक्शन नहीं लेते, इसी को हमने फोनी वॉर डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है, ध्यान से नहीं सुना है, then I please request you, please go back and do watch the part 1 of the Second World War। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक बार ही लाइक भी कर देना आप, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो ट्रूप्स वर मूव्ड फ्रॉम द मैगिनॉट लाइन फोर्ट्स टू हेल्प ब्लॉक द जर्मन ब्रेक थ्रू ऑन द रिवर म्यूज। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि नो ट्रूप्स वर मूव्ड फ्रॉम द मैगिनॉट लाइन फोर्ट। सो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जो मैगिनॉट लाइन है वो क्या है, एक डिफेंस लाइन है। तो लिखा है कि नो ट्रूप्स वर मूव्ड फ्रॉम द मैगिनॉट लाइन फोर्ट्स। तो कोई भी ट्रूप्स मैगिनॉट लाइन वाली जगह से नहीं हिले, सारे के सारे ट्रूप्स मैगिनॉट लाइन पर ही बैठे रहे। जब जर्मनी फ्रांस को अटैक कर रहा है उस टाइम पर सारे के सारे जो आर्मी वाले हैं, ट्रूप्स हैं, वो सारे कहाँ बैठे हैं, मैगिनॉट लाइन पर। और वो मैगिनॉट लाइन से मूव नहीं करते टू हेल्प ब्लॉक द जर्मन ब्रेक थ्रू ऑन द रिवर म्यूज। अगर वो लोग जाकर रिवर म्यूज पर ही जाकर वो जर्मन्स को रोक लेते तो वो इतनी अंदर आ ही नहीं पाते। लेकिन इधर फ्रेंच जनरल्स का यही क्रिटिकल मिस्टेक रहा कि उन्होंने रिवर न्यूज पर इनको ट्रूप्स ने जाकर नहीं रोका जर्मन आर्मी को। अगर वो जाकर फ्रांस वाले रिवर म्यूज पर ही रोक लेते तो मैगिनॉट लाइन तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। तो दिस वाज अनदर क्रिटिकल मिस्टेक कि उनको रिवर के पास ही जाकर रोक लेना चाहिए था। Coming on to another very important point, it talks about there was poor communication between the army and air force। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आर्मी और एयरफोर्स के बीच में इनका पुअर कम्युनिकेशन रहा, जिसकी वजह से फ्रांस का डिफीट होता है। आर्मी मतलब क्या, आपके जो लैंड पे आर्मी है, और एयरफोर्स मतलब जो हवा में आर्मी काम कर रही है आपकी, दैट इज योर एयरफोर्स। तो लैंड वाली आर्मी का और एयर वाली आर्मी का, एयरफोर्स का आपस में पुअर कम्युनिकेशन था, अच्छे से कम्युनिकेट इन्होंने आपस में नहीं किया था। सो दीज वर द रीजंस व्हाई फ्रांस वाज डिफीटेड सो क्विकली। तो इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि फ्रांस अनप्रिपेयर्ड था वॉर के लिए साइकोलॉजिकली, इसलिए फ्रांस का डिफीट हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट पे हमने जो मेजर चीज डिस्कस की थी, हमने ये डिस्कस किया था कि मिलिट्री की जगह पर फ्रांस बहुत ही ज्यादा वीक रहा है। उसने अपने आर्मामेंट्स का डिवीजन प्रॉपर वे में नहीं किया, मैकेनाइज्ड तरीके से नहीं किया। फिर हमने पढ़ा कि जो फ्रेंच जनरल्स थे उनकी भी बहुत सारी मिस्टेक्स रही। उनकी क्या क्या मिस्टेक रही कि पोलैंड को जब हेल्प करना था तब इन्होंने पोलैंड को हेल्प नहीं किया। अगर ये पोलैंड को हेल्प करते तो फिर पोलैंड भी इनको हेल्प करता जब जर्मनी इनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो फिर दूसरा रीजन, मैगिनॉट लाइन पर ही सारे सोल्जर्स खड़े करके रख दिए और उनको रिवर म्यूज पे भेजा ही नहीं सोल्जर्स को। अगर सोल्जर्स को रिवर म्यूज पे भेज देते तो क्या पता जर्मन आर्मी वहीं पर रुक जाती। फिर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि एक पुअर कम्युनिकेशन था बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स। आर्मी और एयरफोर्स के बीच में भी अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेल कि व्हाई वाज फ्रांस डिफीटेड सो क्विकली, कि फ्रांस का फटाफट से डिफीट क्यों हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट और अब हम आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो एज वी आर डिस्कसिंग ओपनिंग मूव्स एंड वी आर स्टडिंग द बैटल ऑफ ब्रिटेन।
तो अभी तक हमने पॉइंट नंबर ई तक डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि वाई वॉज फ्रांस डिफीटेड। तो आप देखोगे कि हिटलर का बेसिक नेचर ही यही रहा है कि वो एक के बाद एक क्या करते हैं, इन्वेजन करते हैं, अलग अलग कंट्रीज को एनेक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन के अंदर जो बैटल होती है हम उसको अभी डिस्कस करेंगे, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर ओपनिंग मूव्स। ओपनिंग मूव्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर किस किस तरीके से ओपनिंग हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। चाहे वो हमने नंबर 1 पॉइंट से स्टार्ट किया था कि पोलैंड का इन्वेजन हुआ, फिर फोनी वॉर को हमने डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था कि डेनमार्क और नॉर्वे का इन्वेजन हुआ, फिर हमने हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के इन्वेजन के बारे में बात की, फिर हमने डिस्कस किया कि वाई वॉज फ्रांस डिफीटेड, कि फ्रांस का डिफीट क्यों हुआ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं द बैटल ऑफ ब्रिटेन, कि किस तरीके से जो आपके हिटलर है वो ब्रिटेन के ऊपर भी अटैक करते हैं, और देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं। क्या ब्रिटेन हार जाता है कि ब्रिटेन जीत जाता है, तो हम ये वाली चीज अब देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द बैटल ऑफ ब्रिटेन which happened in the time period from 12th August to 30th September 1940। अब आप देख रहे हो कि 1940 तक ये बैटल चला है और इसको हम देखने वाले हैं। तो लिखा है दिस बैटल वॉज फॉट इन द एयर। तो यानी कि जो ये बैटल ऑफ ब्रिटेन रहा है ये आपका बैटल एयर में फाइट किया गया है। तो यानी कि जो आपकी एयर फोर्स है ऊपर हवा में ही ये बैटल चला है, इतना ज्यादा ये लैंड पे प्रेवलेंट नहीं था, हवा के अंदर। यानी कि यहाँ से ब्रिटिश आर्मी के एयरफोर्स आ रहे हैं और यहाँ से आपका जर्मन आर्मी के एयरफोर्स आ रहे हैं, तो इधर फॉट इन दी एयर। व्हेन गोरिंग्स लुफ्टवाफे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द रॉयल एयर फोर्स। तो ये एक पर्सन है आपके गोरिंग्स लुफ्टवाफे। तो ये कह रहे हैं कि जो गोरिंग्स की जो लुफ्टवाफे है, यानी कि ये जर्मन आर्मी को सिग्निफाई कर रहा है। गोरिंग्स लुफ्टवाफे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय दी रॉयल एयरफोर्स। जो रॉयल एयरफोर्स है वो किसकी है, आपकी ब्रिटेन की, और लुफ्टवाफे किसकी है, आपकी जर्मनी की। तो गोरिंग एक पर्सन है और उनका लुफ्टवाफे जो उनकी आर्मी का नाम है, और यहाँ पर रॉयल एयरफोर्स। सो गोरिंग्स लुफ्टवाफे tried to destroy the Royal Air Force as a preliminary invasion। तो यानी कि जो आपका जब जर्मनी और ब्रिटेन के आपस में लड़ाई हो रही है, अटैक हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, जर्मनी वाले कोशिश कर रहे हैं कि रॉयल एयरफोर्स जो कि ब्रिटेन की आर्मी है उसको किसी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। सो they are trying to destroy the Royal Air Force as a preliminary invasion। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री पे इन्वेजन करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले वहां की आर्मी पे अटैक करते हैं। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि रॉयल एयरफोर्स यानी कि जो ब्रिटेन की आर्मी है उसके ऊपर अटैक किया जाए। नाउ आगे, रॉयल एयरफोर्स एज अ प्रिलिमिनरी इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के इन्वेजन में रॉयल एयरफोर्स को हम सबसे पहले डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हैं। आगे लिखा है जर्मनी बॉम्ब्ड ब्रिटेन्स हार्बर्स कॉमा रेडार स्टेशंस। तो जर्मनी ने क्या किया, ब्रिटेन के हार्बर पे अटैक किया, ब्रिटेन के रडार स्टेशंस पे अटैक किया, और भी बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अटैक किया। तो जर्मनी ने कहाँ कहाँ बॉम्ब किया, जर्मनी बॉम्ब्ड ब्रिटेन्स हार्बर्स एंड रडार स्टेशंस। तो जितने भी जब भी कहीं पे अटैक होता है या फाइट होती है तो वहां के हार्बर डिस्ट्रॉय करते हैं, वहां के रडार स्टेशंस डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इन अ सिमिलर मैनर जर्मनी बॉम्ब्ड ब्रिटेन्स हार्बर्स एंड रडार स्टेशंस। नाउ इन सितंबर जर्मनी बॉम्ब्ड लंदन। अब जर्मनी क्या करता है आपका, जर्मनी एज अ कंट्री जो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन,
उस पे जाकर जर्मनी बॉम्ब कर देते हैं, यानी कि वहां पर जाकर ये बॉम्ब फेंक देते हैं लंदन के अंदर। तो लंदन के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब जब लंदन के अंदर भी डिस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिटेन के कैपिटल के अंदर, तो ऑब्वियसली अब ब्रिटेन भी काउंटर अटैक करेगा। और ये सोचेगा कि कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट इन रिटेलिएशन ब्रिटिश अटैक्ड बर्लिन। अब ब्रिटिश ने क्या किया, बर्लिन को अटैक किया, which was Germany's capital at that point of time. So when Hitler realized that they cannot destroy the British air power, जैसे ही हिटलर को समझ में आया कि अब वो ब्रिटिश एयर पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, देन हिटलर कॉल्ड ऑफ द इन्वेजन। तो उसी समय पर हिटलर ने क्या किया, कॉल ऑफ कर दिया इन्वेजन को वही रोक दिया। जैसे ही उन्हें समझ में आ गया कि वो ब्रिटिश एयर पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसी समय पर हिटलर ने कॉल ऑफ कर दिया इन्वेजन को। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बैटल ऑफ ब्रिटेन इन अ वेल मैनर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो एज वी आर डूइंग द बैटल ऑफ ब्रिटेन that happened from the time period from 12th August to 30th September 1940। तो ये आपका टाइम पीरियड रहा है और हमें ये पता चल गया कि हिटलर ने कॉल ऑफ कर दिया इन्वेजन को, यानी कि आपके हिटलर ने इन्वेजन को रोक दिया। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश को सक्सेस मिली है इस इन्वेजन में, यानी कि ब्रिटिश जीत गए हैं, हिटलर हार गया है। तो क्या रहा, सो अब हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर द ब्रिटिश सक्सेस वर, कि क्या क्या कारण रहे कि ब्रिटिश को सक्सेस मिलती है और आपके हिटलर हार जाते हैं, यानी कि आपका जर्मनी डिफीट हो जाता है और ब्रिटेन जीत जाता है। ये हम देखेंगे। सो नंबर 1, देयर चेन ऑफ न्यू रडार स्टेशंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पर वो है रडार स्टेशंस। गिव प्लेंटी ऑफ वार्निंग ऑफ अप्रोचिंग जर्मन अटैकर्स, यानी कि ब्रिटेन के पास में इस तरीके के रडार स्टेशंस थे जो कि प्लेंटी ऑफ वार्निंग देते थे ऑफ अप्रोचिंग जर्मन अटैकर्स। मान लो कि यहाँ से कोई जर्मन अटैकर आ रहा है, तो रडार स्टेशन पहले ही वार्निंग दे देता था ब्रिटेन को कि यहाँ से जर्मनी अटैक करने वाला है, तो बी अवेयर। ठीक है, इस तरीके से होता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज है, अ चेन ऑफ न्यू रडार स्टेशंस, यानी कि नए रडार स्टेशंस थे ब्रिटेन के पास में, जो एक बहुत बड़ा रीजन रहा ब्रिटेन की सक्सेस का। नाउ कमिंग ऑन टू द रीजन नंबर 2, इट टॉक्स अबाउट द जर्मन बॉम्बर्स वर पुअरली आर्म्ड, यानी कि जो जर्मनी के जो बॉम्बर्स थे, यानी कि जो बॉम्ब वगैरह डालते होंगे, वो लोग पुअरली आर्म्ड थे, यानी कि उनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे। ये भी एक मेजर रीजन रहा जर्मनी की डिफीट का। नाउ कमिंग ऑन टू द रीजन नंबर 3। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया, रडार स्टेशंस अच्छे थे ब्रिटेन के पास में। दूसरे पॉइंट में हमने बात करी कि जर्मनी के जो बॉम्बर्स थे वो पुअरली आर्म्ड थे। तीसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, द स्विच टू बॉम्बिंग लंदन वाज अ मिस्टेक बिकॉज इट रिवील्ड प्रेशर ऑन द एयरफील्ड्स एट द क्रिटिकल मूवमेंट। तो बोल रहे हैं कि जो बॉम्ब किया लंदन को, वो उनकी सबसे बड़ी क्रिटिकल मिस्टेक रही। क्यों क्रिटिकल मिस्टेक रही? क्योंकि उसकी वजह से एयरफील्ड्स पे, यानी कि जो आपकी एयरफोर्स है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि एक साथ पे उन्होंने वहां पे लंदन पे भी बॉम्ब गिरा दिया। तो सोचो, और दूसरी जगह पर भी वॉर चल रही है एयरफोर्स की, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मिस्टेक रही है इस मूवमेंट पे। सो हम बैटल ऑफ ब्रिटेन से हम ये समझते हैं कि पहली बारी ऐसा हो रहा है कि आपका जो हिटलर है वो डिफीट हो रहा है, और वो भी एट अ मेजर स्केल, बहुत बड़े लेवल पे हिटलर की ये डिफीट रही है, यानी कि ये जर्मनी की एक बहुत बड़ी डिफीट रही है। तो अब लोगों के मन में धीरे धीरे ये भ्रम टूट रहा है कि हिटलर को हराना, यानी कि हिटलर इज नॉट इनविंसिबल। तो बोलते हैं ना, अजर अमर अविनाशी, कि अब
वो इनविंसिबल नहीं है। इस तरीके का लोगों के जो इल्यूजन था कि हिटलर इनविंसिबल है, उसको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ये इल्यूजन टूट रहा था धीरे धीरे और अब लग रहा था सबको कि हम भी जर्मनी को हरा सकते हैं। तो ये ओपनिंग मूव्स के एंड में आते आते आप ये देख रहे हो कि जो दूसरी पावर्स हैं उनके भी मन में धीरे धीरे आ रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आई होप आपको बैटल ऑफ ब्रिटेन समझ में आ गया होगा। सो एज वी आर डूइंग ओपनिंग मूव्स, now coming on to the last point of the opening moves, it talks about Mussolini invades Egypt in September 1940। तो क्या होता है कि मसोलिनी जी आपके इजिप्ट को इन्वेड करते हैं इन सितंबर 1940 में। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सो it has been written here that not wanting to be outdone by Hitler, मसोलिनी को ये लग रहा था कि कहीं हिटलर बुरा ना मान जाए कि आपके मसोलिनी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए नॉट वांटिंग टू बी आउटडन बाय हिटलर, कहीं हिटलर ये ना समझे कि मसोलिनी ने तो कुछ किया ही नहीं, सारा का सारा इन्वेजन तो आपका ग्रीस ही करता जा रहा है, सॉरी जर्मनी ही करता जा रहा है, ग्रीस मैंने गलत बोल दिया, जर्मनी। सो नॉट वांटिंग टू बी आउटडन बाय हिटलर, मसोलिनी sent an army from the Italian colony of Libya which penetrated about 60 miles into Egypt। तो क्या होता है कि मसोलिनी आपके क्या करते हैं, मसोलिनी सेंट एन आर्मी, मसोलिनी आपके एक आर्मी भेजते हैं और मसोलिनी आपके कहाँ के हैं, इटली के हैं। तो अगर आपने बैकग्राउंड वाला वीडियो नहीं देखा है then I please request you, please go back and do watch the background of the Second World War। वो इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से है वीडियो उसका, आप उसको देखना। उसमें 1933 से लेकर 1939 तक के आपके इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस हुए हैं और जिसके अंदर हमने मसोलिनी को डिस्कस किया है, यानी कि हमने इटली की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप ये समझो कि मसोलिनी नहीं चाह रहे हैं कि जर्मनी ये समझे कि सारा काम जर्मनी ही कर रहा है। तो यहाँ पर मसोलिनी आपके क्या करते हैं, मसोलिनी सेंट एन आर्मी फ्रॉम द इटालियन कॉलोनी ऑफ लिबिया। तो इटली की एक कॉलोनी थी जिसका नाम है लिबिया। तो यहाँ से मसोलिनी क्या करते हैं, एक आर्मी भेजते हैं, ठीक है। मसोलिनी सेंट एन आर्मी फ्रॉम द इटालियन कॉलोनी ऑफ लिबिया which penetrated about 60 miles into Egypt। तो वो आर्मी 60 मील्स तक इजिप्ट में चली जाती है, तो 60 मील दूर तक इजिप्ट के अंदर वो लोग चले जाते हैं। While another Italian army invaded Greece। तो दूसरी जो इटालियन आर्मी का जो हिस्सा है वो जाकर ग्रीस को इन्वेड करती है। तो आप लगाओ जो लीबिया को कॉलोनी बना रखा है वहां से जो आर्मी गई है वो जाकर 60 मील दूर तक इजिप्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। तो पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं 60 मील तक इजिप्ट में। और दूसरी जगह पे जो दूसरा हिस्सा है इटालियन आर्मी का, व्हाइल अनदर इटालियन आर्मी इन्वेडेड ग्रीस, दूसरी आर्मी जाके आपका ग्रीस को कैप्चर कर रही है फ्रॉम अल्बानिया से, ठीक है। However, the British soon drove the Italians out of Egypt। तो अब क्या होता है, थोड़े ही टाइम के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं, यानी कि आप ये भी समझो साथ साथ में कि अब एक्सिस और अलाइड पावर के बीच में एक सॉर्ट ऑफ लड़ाई धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। तो वर्ल्ड वॉर क्या है, एक्सिस पावर, एक्सिस फोर्सेस और अलाइड पावर के बीच में ही तो लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रिटिश सून ड्रोव द इटालियंस आउट ऑफ इजिप्ट। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, इटालियंस को इजिप्ट से बाहर निकाल देते हैं, पुश देम बैक फार इनटू लीबिया। वो जहां से आए होते हैं उनको वहीं पर पुश कर देते हैं बैक, यानी कि उनको वापस लीबिया में ही भेज देते हैं। एंड डिफीटेड देम एट बेडाफॉर्म। तो बेडाफॉर्म पे उनको डिफीट किया जाता है और उनको वापस लीबिया में ही भेज दिया जाता है। मसोलिनी was beginning to be an embarrassment to Hitler।
तो मसोलिनी उस समय पर क्या बन जाते हैं, एक एम्बैरेसमेंट बन जाते हैं आपके हिटलर के लिए। तो इसको मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करती हूँ। देखो, मसोलिनी ने आर्मी भेजी अपनी, कहाँ पे, इटालियन कॉलोनी ऑफ लीबिया से भेजी इजिप्ट में, कि इजिप्ट में जाके पेनिट्रेट करो, वहां पे जाकर इजिप्ट वाला रीजन को इन्वेड करो। फिर दूसरा इटालियन आर्मी का हिस्सा आपका गया ग्रीस को इन्वेड करने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स जो होते हैं, वो ब्रिटिश आर्मी क्या करती है, इटालियंस को इजिप्ट से बाहर निकाल देती है। तो ये हिटलर के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट रहता है। नाउ हमने जो पार्ट 1 किया है वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, तो इसकी एक अलग वीडियो है, पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके अंदर हमने ओपनिंग मूव्स डिस्कस किया है। उस वीडियो को प्लीज आप सबसे पहले देखना। उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है, नंबर 1 वी हैव डिस्कस द इन्वेजन ऑफ पोलैंड, यानी कि पोलैंड का डिफीट हमने डिस्कस किया था। उसके सेकेंड पॉइंट में हमने फोनी वॉर डिस्कस किया था। फिर इन द थर्ड पॉइंट वी डिस्कस्ड अबाउट द डेनमार्क एंड नॉर्वे इन्वेजन। फिर इन द फोर्थ पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड द इन्वेजन ऑफ हॉलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो रहा है वो डर्नकर्क इंसिडेंट रहा है। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर ई से यहाँ पर डिस्कशन किया है। पॉइंट नंबर ई में हमने डिस्कस किया था व्हाई वाज फ्रांस डिफीटेड सो क्विकली, कि फ्रांस को किस तरीके से डिफीट हो गया था। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर एफ में हमने डिस्कस किया है बैटल ऑफ ब्रिटेन, और बैटल ऑफ ब्रिटेन में भी आप ये देखते हो कि ब्रिटेन जीत जाता है और जर्मनी आपके हार जाते हैं, यानी कि हिटलर हार जाते हैं। और पॉइंट नंबर जी में हमने डिस्कस किया है मसोलिनी इन्वेड्स इजिप्ट, दैट हैपेंड इन द ईयर सितंबर 1940। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर रही हूँ, मतलब रोक रही हूँ। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। और इस वीडियो में हमने मेडिटेशन भी किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस मेडिटेशन डेली एट योर होम। सो आप ये जो कोरोना पैंडेमिक जो आपका चल रहा है, इससे आप बेटर वे में आप डील कर पाएंगे अगर आप डेली मेडिटेशन करेंगे। और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करो। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, इसको लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक तो इसमें मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जितने ज़्यादा लोग अगर करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सेकेंडली, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ऐसा टॉपिक है जो कि दिखने में तो आसान लगता है लेकिन वैसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसको प्लीज ढंग से करना, और हाँ, शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट कर देना। और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपने घरों से बाहर मत निकलो, प्लीज वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड वेयर मास्क। अपना मतलब पूरा प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोग सब लीजिए, यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। एंड ठीक है, बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।